नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन विच रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लाउड्स फॉर्म एंड वी लिव। तो ये है फ्रेंड्स ट्रोपोस्फेयर। एक्चुअली हमारे एटमॉस्फेयर में मेनली 4 तरीके के लेयर्स होती हैं। जैसे सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। तो इनको याद करने का क्या तरीका है, जो मेरी ट्रिक है फ्रेंड्स, वो तो मैंने इस तरीके से याद किया कि 3 साल में एग्ज़ाम, है ना। तो 3 साल में एग्ज़ाम से मुझे ये लर्न हुआ है। देखिए कैसे, 3 साल में एग्ज़ाम, ठीक है। तो 3 साल में एग्ज़ाम में मैंने कैसे किया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है। आप भी देखिए, आजमा के देखिए, हो सकता है आपको भी ये ट्रिक पसंद आए और आप इसे लर्न कर पाएँ। तो हम जहाँ रहते हैं और जहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है वो ट्रोपोस्फेयर है, वो सबसे नीचे की होती है, ठीक है। चलिए उसके ऊपर आते हैं फिर स्ट्रेटोस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेंट ऑफ फैक्टर for the dilute aqueous solution of the strong electrolyte of barium hydroxide। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये कह रहे हैं कि आप वेंट ऑफ फैक्टर बताइए कितना होगा इसका। वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू जो होती है वो इस तरीके से निकाली जाती है। आप इसको ब्रेक डाउन कीजिए, ब्रेक डाउन करने के बाद इसको बैलेंस कीजिए और बैलेंस करने के बाद ये जो नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो 1 है और ये 2 है, ये मिलके आपके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आई बनाते हैं। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से देखिएगा, फॉस्फेनिक एसिड इज़ मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक मतलब होता है कि क्या इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं। होते तो इसके पास 3 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 3। ये देखिए, क्या 3 के 3 रिप्लेसेबल है या मोनोप्रोटिक है। चलिए देखते हैं अभी। एंड वाइल द फॉस्फोनिक एसिड इज़ अ डाइप्रोटिक एसिड, इसके पास भी 3 है। इसमें कौन मोनोप्रोटिक है कौन डाइप्रोटिक है अभी बात करते हैं। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है सही स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए अब ये फॉस्फेनिक एसिड और फॉस्फोनिक एसिड याद करने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो जो मेरी ट्रिक है वो मैंने कैसे लर्न किया है, देखिए सिर्फ इसमें डिफरेंस आई का और ये ओ का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। देखिए आई और ओ का, फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। तो मैंने जो लर्न किया वो आई अल्फ़ाबेट में पहले आता है। देखिए इसका फॉर्मूला भी सेम है, H3PO2। ये यहाँ डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, H3PO2 H3PO3। अब देखिए ट्रिक, जो आई है ना वो अल्फ़ाबेट्स में ABCDEFGH आई पहले आ जाता है, ठीक है। और जो 2 है ना ये भी नंबर्स में पहले आता है, 1 2। तो आई पहले आता है, 2 भी पहले आता है। तो मैंने ये याद किया हुआ है कि फॉस्फेनिक एसिड में जो ऑक्सीजन होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि आई पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में। ये जो नीचे ओ है ना ये बाद में आता है, ये बाद में आता है, और 3 भी बाद में आता है अल्फ़ाबेट्स में। तो इसलिए बाद वाले नंबर के साथ बाद वाले अल्फ़ाबेट के साथ बाद वाला अल्फ़ाबेट लगेगा, नंबर लगेगा। पहले वाले अल्फ़ाबेट के साथ पहला वाला नंबर लगेगा। आई पहले आता है, 2 पहले आता है ना। तो अब जुगाड़ तो करना ही पड़ता है भाई, याद करना है ना। तो देख लीजिए, आप भी अपना लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ ये ट्रिक्स आपके लिए मददगार साबित हो जाएं। चलिए डायग्राम बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे फिनिक एसिड का, फॉस्फेनिक एसिड का, ठीक है। फॉस्फेनिक एसिड कैसे बनाएंगे देखिएगा। P डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, ये तो रहता ही है। अब हमें एडजस्ट करने हैं, फॉस्फेनिक एसिड का आई है ना, फॉस्फेनिक है ना, तो इसमें आएंगे आपके H3PO2। आई है ना तो इसलिए आई के साथ 2 लगेगा। आई पहले आता है, 2 भी पहले आता है। तो ये फॉर्मूला है इसका, H3PO2 बनाते हैं। P के साथ डबल बॉन्ड में O लगेगा। इसके अलावा अब बचे 3 H और 1 O। एक ओ तो यहाँ लग चुका है, एक ओ और लगेगा। और बाकी अब ओ पूरे हो गए हैं, 3 H लगा दीजिए। 3 H के लिए जगह कहाँ है, एक यहाँ है, क्या हो गया इसका, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब कोई जगह नहीं है इसलिए यहाँ लगाना पड़ेगा। तो देख लीजिए इसमें अब आपको कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल लग रहे हैं। अगर P के साथ
कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड होता है तो वो रिप्लेस नहीं हो सकता है, ये ध्यान, उसको आप नहीं हटा सकते, उस बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड ब्रेक वही होगा जो कि ओ के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये मोनोप्रोटिक है। फॉस्फेनिक एसिड इज़ अ मोनोप्रोटिक। और फॉस्फेनिक एसिड का फॉर्मूला कैसे लर्न होगा? H3PO2, आई के साथ 2 आएगा, ठीक है। अब आ जाइए फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड का फॉर्मूला ओ आ गया ना, फॉस्फो ओ आ गया, इसलिए H3, यहाँ पे बनाती हूँ, H कहाँ लिखे हैं, जगह ही नहीं हो रही है कहीं, H3PO3, ठीक है। बनाते हैं इसका डायग्राम। P डबल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, P डबल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। अब इसके क्या कर दीजिए, ऑक्सीजन सेट कीजिए, लास्ट में हाइड्रोजन सेट करेंगे। कितने कितने हैं भाई? ऑक्सीजन 3, एक हो चुका, दूसरा सेट कर दीजिए, तीसरा सेट कर दीजिए। अब हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन पूरे कर दिए मैंने, अब हाइड्रोजन पूरा कीजिए। हाइड्रोजन के लिए जगह कहाँ है? एक तो ये बचा, एक ये बचा, और एक ये बचा, है ना। देखिए, जो अब भी थोड़ी देर पहले बताया था कि P के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वो वो वहाँ से रिप्लेस नहीं हो सकता, या वो ये जो प्रोटॉनिक फॉर्म में नहीं निकल सकता बाहर, ध्यान रखिएगा। बाकी जो H ये और ये है ना, ये आराम से निकलेंगे, इसका मतलब ये डाइप्रोटिक हो गया। तो मुझे तो लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही इसका सही है। फॉस्फेनिक एसिड मोनोप्रोटिक, फॉस्फोनिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड। अब देखिए, बाकी स्टेटमेंट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेते हैं। तो चलिए एक बार, फॉस्फेनिक एसिड इज़ डाइप्रोटिक, बिल्कुल नहीं, अभी हमने डायग्राम से सीख लिया, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है उसका, इसलिए वो क्या हो गया, मोनोप्रोटिक। फॉस्फोनिक एसिड इज़ मोनोप्रोटिक, नहीं, आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं इसके। बोथ आर ट्राइप्रोटिक, बिल्कुल नहीं। अगर आपको इसकी पिक्चर बनानी नहीं आती है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आता है, तो आप इसको H के नंबर दे के आराम से एग्जाम में ट्राइप्रोटिक करके आ जाएंगे, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो इनका स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बोथ आर डाइप्रोटिक, बिल्कुल नहीं, हमने आप भी डायग्राम से देख लिया, एक मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फर्टिलाइजर हैज़ द हाइएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज? हाइएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज होती है यूरिया में। अच्छा ना, इसका परसेंटेज तो बता दूं मैं आपको, इसका परसेंटेज होता है 46% नाइट्रोजन होता है इसमें, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड? सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब सिंक में हम क्या करते हैं, वॉश आउट करते हैं ना, सारी गंदगी धोते हैं, ख़त्म कर देते हैं गंदगी को। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन ख़त्म कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है, ओशियंस कर रहे हैं, प्लांट्स कर रहे हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल कर रहे हैं? आई थिंक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, ये क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्ट गिव द पॉजिटिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट? ये तो जो है क्लोराइड आयन ही देंगे, क्योंकि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है तो क्लोराइड आयन ही देंगे। अब इसके मैं थोड़ा आपको प्रोसेस बताती हूँ, ये होता कैसे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। एक्चुअली जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ सॉल्ट कंटेनिंग क्लोराइड रखते हैं, NaCl, जगह नहीं हो रही है ना, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। पोटेशियम क्लोराइड K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्लस सॉल्ट विच कंटेन्स NaCl, मतलब सॉरी Cl, क्लोराइड होना चाहिए उसमें। इसको हम जब रिएक्शन कराते हैं, ये तीन इसके साथ ये दोनों होने चाहिए, तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। क्रोमिल क्लोराइड बनता है, CrO2Cl2 बनता है, और
और वाटर भी इसमें निकलता है। मेन प्रोडक्ट ये है, ठीक है। तो ये क्रोमिल क्लोराइड बनता है, यही है क्रोमिल क्लोराइड। अब इस क्रोमिल क्लोराइड को जब हम पानी डालते हैं ना, जब इसमें पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, या आप कह दो कि वेपर पास कराते हैं, पानी के वेपर पास कराते हैं, तो ये, हाँ एक चीज़ बताना भूल गई, क्रोमिल क्लोराइड का जो कलर होता है ना वो ऑरेंज रेड वेपर होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज रेड वेपर, ऑरेंज रेड वेपर, ध्यान रखिएगा, ऑरेंज रेड वेपर। अब क्रोमिल क्लोराइड को जब हम क्या करेंगे, वाटर वेपर पास कराएंगे तो इसमें क्रोमिक एसिड बनता है जो कि येलो होता है, ध्यान रखिएगा। क्रोमिक एसिड, उसका फॉर्मूला है H2 CrO4, ये है आपका क्रोमिक एसिड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, बार बार करेंगे तो ज़रूर लर्न होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवाइज करें, क्या कोई दिक्कत है? जल्दी से 2 मिनट में बोलती हूँ, 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। विच सॉल्ट गिव द पॉजिटिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ये तो क्लोराइड आयन्स हैं। ये क्या होता है कि जब सॉल्ट जिसमें क्लोराइड आयन हो उसको हम किस में डालेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसनट्रेट H2SO4 में डालते हैं तो CrO2Cl2 नाम का एक कंपाउंड बनता है जिसको क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। इसका ना ये रेड, ऑरेंज रेड कलर का होता है, कुछ वेपर्स होते हैं इस तरह के निकलते हैं बाहर को, तो इसी से पहचान होती है ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की। उसके बाद क्या होता है कि जो क्रोमिल क्लोराइड जो बना है, इसको इसमें अगर हम वेपर पास कराते हैं तो क्रोमिक एसिड बनता है फ्रेंड्स, क्रोमिक एसिड बनता है, ठीक है। चलिए, क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला H2CrO4। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिगार्डेड एज जीरो, क्या हम कभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़ीरो कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शेल टू शेल मूव करते हैं, लेकिन क्या ज़ीरो होती है कभी? बिल्कुल होती है। जब यह कहाँ होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस होती है। फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने बोहर की थ्योरी पढ़ी होगी तो उस समय वहाँ पर ये क्वेश्चन मिलता है कि एनर्जी जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो, तब जब वह इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल इन दिस शेल्स विद n + l = 5? कब n + n की वैल्यू 5 के इक्वल आएगी? कब आ सकती है बताइए? 5 कब आ सकता है? 5s में, 5s में 5 + 0, s की वैल्यू कितनी होती है? 0। n के लिए s की वैल्यू, 4 सबशेल्स होते हैं ना, s p d f। s के लिए कितनी होती है? 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ठीक है। तो s की वैल्यू 0, n की वैल्यू 5 है, देखो आगे से इसके 5 लगा हुआ है तो ये 5 है, 0 = 5। 4p में देखिए, 4 + p की वैल्यू कितनी होती है? 1, अभी बताया था, = 5। और 3d में देखिए, 3 + d की वैल्यू कितनी होती है? 2, = 5। 3 + 2 = 5, ठीक है। तो तीनों में 5 5 5 आ रहा है, इसका मतलब n + l के लिए जो ये 5s हैं, 4p हैं और 3d है, इनकी वैल्यू तीनों के लिए क्या आएगी? 5 आएगी, n + l की वैल्यू। अब ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेड इन आर पॉसिबल इन ऑल द शेल्स, कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं n + l 5 के लिए? तो देखिए, s में तो हो सकते हैं 0, p में हो सकते हैं मैक्सिमम 6, अरे सॉरी क्या बोल दिया मैंने, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना फ्रेंड्स। s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। s में कितने रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। p में कितने रह सकते हैं? 6 रह सकते हैं। d में कितने रह सकते हैं? 10। तो कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? सही है, 18। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 18 आएंगे। तो क्वेश्चन था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल इन ऑल शेल्स विद n + l = 5। तो इसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं n + l = 5 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द
द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय CNN इन द फॉर्मेशन ऑफ CN बॉन्ड इन पायरॉल। चलिए पहले इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, पायरॉल का बनाना पड़ेगा डायग्राम। थोड़ा अच्छा बनाते हैं ताकि समझ में आए, दिक्कत तो हो रही है लिखने में, है ना। चलिए इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। अब देखिए अगर कार्बन देखें, कार्बन 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 कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए सिग्मा बॉन्ड ही तो चेक करते हैं। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और एक 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2। अब नाइट्रोजन को देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके चारों तरफ, 1 2 3। लोन पेयर है वो तो लोकलाइज्ड होता है, अभी यहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ, थोड़ी देर बाद वहाँ, तो उसको तो काउंट करते नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कीजिए। sp2 3 सिग्मा मतलब sp2, इसका मतलब दोनों में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। हाउ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर। अब ये ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन पता होगा आपको क्या होते हैं, कोई बात नहीं देख लेते हैं। चलिए जो ऑर्थो हाइड्रोजन होता है ना, अगर ये इसमें जो ऑर्थो हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं कि अगर इनका स्पिन जो है सेम डायरेक्शन में होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर इनका इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में होगा तो हम कहेंगे ये ऑर्थो हाइड्रोजन है। और अगर इनका स्पिन ये ऑपोजिट है तो हमें कहेंगे ये कैसा है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको, इसके स्पिन सेम डायरेक्शन में, इसकी स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसका रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन जो है ना, रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन जो है ना वो 0 आ जाता है। ये मोर स्टेबल होता है फ्रेंड्स, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। रिजल्टेंट स्पिन कैसा है, 0, मोर स्टेबल होता है। और इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, एनर्जी भी लो होती है। इसमें आ जाइए, इसमें क्या रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन इज़ 1, इसका 1 आ जाता है। इसकी एनर्जी ऑब्वियसली इससे क्या होगी, कम होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी और स्टेबल थोड़ा कम होगा। ये वाला ये मोर स्टेबल है तो ये कम स्टेबल होगा। आप ये वाला याद कीजिए बस, ठीक है। ऑपोजिट स्पिन में होते हैं तो ये कैसे होंगे पैरा, ये कैसे होंगे पैरा हाइड्रोजन, ये ऑर्थो हाइड्रोजन, ऑर्थो में सेम डायरेक्शन में। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, कल मैं फिर नए क्वेश्चंस के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके सामने फिर हाजिर होती हूँ। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और गुड बाय।